हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट विजन अकेडमी की एसएसटी क्लासेस में। मैं अभय मिश्रा आपको आज क्लास 9th की एसएसटी के सिलेबस के बारे में हम लोग आज से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 9th के सिलेबस में कौन कौन सी चीजें आपको पूरे वर्ष के दौरान पढ़नी है। किसी भी क्लास के अध्ययन के प्रारंभ से पहले हमें उस क्लास में और उस सब्जेक्ट के सिलेबस की जानकारी होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। तो आज हम आपको दिखाते हैं क्लास 9th के एसएसटी के सिलेबस के बारे में। यह है आपका क्लास 9th का एसएसटी का मार्किंग स्टेटस। आप सबको पता है कि एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट है, 4 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंतर्गत। पहला सब्जेक्ट है आपका इतिहास, हिस्ट्री, जिसकी मार्किंग क्या है 20 मार्क्स। सेकंड है आपका ज्योग्राफी, जिसकी बुक का आपके नाम क्या है समकालीन भारत, भूगोल, इसकी भी मार्किंग क्या है 20 मार्क्स। थर्ड पार्ट है लोकतांत्रिक राजनीति या नागरिक शास्त्र या इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं सिविक्स, तो इसमें 15 मार्क्स। और फिर लास्ट है आपका चौथा पार्ट इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इसके लिए आपके हैं 15 मार्क्स। और फिर ये टोटल आपके क्या हो गए सब्जेक्ट्स 70 मार्क्स के। और लास्ट है आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है 30 मार्क्स का। तो इस प्रकार से क्लास 9th में सामाजिक विज्ञान आपका 100 मार्क्स का एक पेपर है विद प्रोजेक्ट वर्क एंड सब्जेक्ट। तो इसमें अब हम सबसे पहले देखते हैं भारत और समकालीन विश्व यानी इतिहास के भाग को। इतिहास के अध्ययन में आपको क्लास 9th में किन किन चीजों का अध्ययन करना है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से आपको दिखाते हैं यहां पर। तो सबसे पहला है चैप्टर आपका घटनाएं और प्रक्रियाएं, जिसमें आपकी है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, ये आपका है घटनाएं और प्रक्रियाएं पहला चैप्टर, जिसमें आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये फ्रांस की क्रांति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का चित्र है, जिसमें बास्तील का ध्वंस किया गया था फ्रांस की जनता के द्वारा। और इसी के साथ वहां पर क्रांति का सूत्रपात हुआ और वहां पर स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व जैसे महान सिद्धांत का उद्भव हुआ था। इसके बाद फ्रांस की क्रांति हम वहां की पुरातन व्यवस्था, उसकी समस्याएं, क्रांति के लिए उत्तरदायी सामाजिक तत्व और तत्कालीन क्रांतिकारी समूह, विचार और विरासत, इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस नायक को देख रहे हैं जार निकोलस द्वितीय। 1900 में वहां के रशिया के रूलर थे जो प्राचीन रूस था। अब यहां पर जारवाद या राजत्व का संकट, 1905 से 1917 के मध्य सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति और प्रथम विश्व युद्ध और सोवियत राज्य की स्थापना और इसकी विरासत। तो ये इतने टॉपिक आपके सेकंड चैप्टर में हैं, जिनका अध्ययन हमें आपकी हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में करना है। थर्ड है आपका नाजीवाद और हिटलर का उदय, सामाजिक लोकतंत्र का विकास, जर्मनी में संकट, हिटलर के उदय का मूल कारण, नाजीवाद की विचारधारा और नाजीवाद का प्रभाव। ये आपके थर्ड चैप्टर में आपको इन चीजों का अध्ययन करना है। इनको देख रहे हैं आप लोग, ये है हिटलर, जिनकी शख्सियत से आई थिंक की मैक्सिमम लोग परिचित हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, जिसमें आपका है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इस पिक को आप देख रहे हैं, ये वनवासी जातियां हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी स्थिति को दर्शाता है। तो वन्य समाज और उपनिवेशवाद, जीविकोपार्जन और जंगल के बीच संबंध, जंगल में और मनुष्य की जीविका में क्या संबंध है। जैसे जो लोग ग्रामीण परिवेश से होंगे, गांव में रहते होंगे, वो लोग जानते होंगे जैसे इस समय कौन कौन सी फसलें हो रही हैं, महुआ फल है, आप आम, इन सारे फलों के द्वारा लोग गांव के लोग जीविका पार्जन करते हैं। तो जो जंगल के लोग हैं, वनवासी लोग हैं, वो इनके माध्यम से अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं।
अब इसके बाद देखिए उपनिवेशवाद के अंतर्गत वन्य समाज, जो वनवासी समाज है, उपनिवेशवाद में उसकी क्या स्थिति थी। उपनिवेशवाद क्या है ये हम आपको आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। उपनिवेशवाद एक शॉर्ट टर्म में आपको समझाते हैं कि एक सशक्त राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अधिकार कर लेता है, उसे अपना उपनिवेश बना लेता है। तो जैसे कुछ राष्ट्र हैं, उन्होंने जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया था काफी लंबे समय तक के लिए, तो वो भारत जो है अंग्रेजों का उपनिवेश हो गया था। इसी प्रकार ये उपनिवेश होता है। तो उपनिवेश के अंतर्गत वन्य समाज की क्या स्थिति थी, उसके लिए क्या नीतियां बनाई गई, उनमें क्या परिवर्तन हुए, इसका अध्ययन हम मुख्य रूप से करेंगे। फिर इसमें आपके दो केस स्टडीज हैं, जिनमें दो वन आंदोलन है। पहला उपनिवेशिक भारत में बस्तर और दूसरा है इंडोनेशिया का। तो इन दोनों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक, आपका नेक्स्ट चैप्टर है आधुनिक विश्व में चरवाही। जैसे विश्व की जो भी भूमियां हैं वहां पर बड़े बड़े विस्तृत चारागाह पाए जाते हैं। उन चारागाहों में रहने वाले लोगों का, पशुचारकों का, पशुओं का, उनकी प्रजातियों का क्या स्तर है, क्या स्थिति है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। अब इसके बाद आपका है किसान और काश्तकार। किसानों से आप सब परिचित होंगे, आप सब जानते हैं कि आप जो कुछ भी अनाज खाते हैं, फल फूल खाते हैं, ये सब कौन उगाता है, आपके किसान। और इन्हीं किसानों के द्वारा उपार्जित वस्तुओं का सेवन करके आप अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे आप शहर में रहते हैं तो शहर के लोग क्या होते हैं, व्यापारी वर्ग होते हैं, नौकरी पेशा वर्ग होते हैं, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है वो मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किसान और काश्तकार, आप लोगों ने किसान तो बहुत देखा होगा, अब आप सोच रहे होंगे काश्तकार क्या होता है। काश्तकार का मतलब होता है जो जमीन का मालिक है। जैसे मान लो कि जमीन पर काम जो कर रहा है, जो खेती कर रहा है, उसको किसान कहते हैं। पर जमीन का जो मालिक है, कुछ किसान होते हैं स्वयं अपनी जमीन पर खेती करते हैं, और कुछ लोग होते क्या है, अपनी जमीन को ठेके पर देते हैं, बटाई पर देते हैं। तो इस प्रकार से वो होते हैं काश्तकार, यानी जमीन के मालिक। तो जमीन के मालिक और किसान, इनकी स्थितियां, कृषि की विधियां और आधुनिक विश्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, इन सारी चीजों का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। फिर आपका है नेक्स्ट खंड रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। ये आपका फेवरेट टॉपिक है। आप सब लोग क्रिकेट के एकदम दीवाने हैं, विराट कोहली के या फिर महेंद्र सिंह धोनी, तो खैर आउटडेटेड होते जा रहे हैं, मगर फिर भी इसमें हम आप पढ़ेंगे जो आपकी रुचि का विषय है क्रिकेट। तो क्रिकेट की हम हिस्ट्री जानेंगे कि क्रिकेट का ओरिजिन कैसे हुआ, किस देश में शुरू हुआ, किस प्रकार से शुरू हुआ, और कैसे कैसे इसका विकास निरंतर होता चला गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे इतिहास और खेल, जिसमें हमें क्रिकेट की कहानी पढ़नी है। और फिर देखिए इंग्लैंड में क्रिकेट के खेल के प्रादुर्भाव के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिकेट और उपनिवेशवाद, यह टॉपिक देखिए, क्रिकेट और उपनिवेशवाद। आप लोगों ने लगान मूवी देखी है, आमिर खान वाली? तो अगर आप उस मूवी के सीन को याद करेंगे तो उसमें होता है ना, अंग्रेज लोग जो है शर्त रखते हैं कि अगर आप लोग मैच जीत जाएंगे तो हम आपका लगान माफ कर देंगे, और हार जाएंगे तो 2 गुना लगान लगेगा। तो अगर ना देखी हो आपने तो लगान मूवी जरूर देखिएगा। तो इसमें हम देखेंगे क्रिकेट और उपनिवेशवाद, इनमें क्या रिलेशन है। और इसके बाद है क्रिकेट, राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण। तो इन औपनिवेशीकरण, क्रिकेट, राष्ट्रवाद और विश्व औपनिवेशीकरण, इन सारी चीजों को कोरिलेट करते हुए हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अब आता है, यह भी आप लोगों का फेवरेट टॉपिक ही है, पहनावे का सामाजिक इतिहास। ड्रेसेस, आप जो कपड़े पहनते हैं, आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, आपकी पसंद क्या है, आपका ट्रेड क्या है, ट्रेडिशन क्या है। जैसे आप अपने इंडिया में देखते हैं ना, हर क्षेत्र में एक अलग प्रकार की वेशभूषा पाई जाती है। और सिर्फ इंडिया अगर छोड़ दें, हम अपने ग्रामीण परिवेश में ही देखें तो भिन्न भिन्न प्रकार के ड्रेसेस हमें मिलते हैं। जैसे मम्मी लोग साड़ी पहनती हैं, दीदी लोग सूट पहनती हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, जैकेट सदरी पहनते हैं। आप लोग क्या पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, फॉर्मल ड्रेसेस भी पहनते हैं। और भी आगे जाएंगे तो शेरवानी भी, जब आप लोगों की बड़े होंगे, शादी वादी होगी तो आप शेरवानी भी पहन लेंगे, ब्लेजर भी पहन लेंगे। तो हमने विभिन्न समय कालों में कौन कौन सी ड्रेसेस अपना ली हैं, और हमारी जो मूल
भारतीय परिवेश की पहनावा था, ड्रेसेस थी, उनके सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे इसमें स्वदेशी है, खादी आंदोलन है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत बृहद स्तर पर चलाया गया था। तो इन चीजों का अध्ययन हम आपके इतिहास विषय के पोर्शन में करेंगे। ठीक है, बाकी आगे कुछ दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इंस्ट्रक्शंस है और उसको आपको हम बाद में बताएंगे। तो अब अगला टॉपिक है आपका सेकंड पार्ट, ज्योग्राफी, हमारे समकालीन भारत और के भूगोल के बारे में। भारत का आकार एवं स्थिति, ये मैप आप देख रहे हैं। तो भारत का जो आकार है, इसकी स्थिति है। स्थिति का मतलब कौन कौन से देश किसके किस भाग में स्थित है, किस अक्षांश किस देशांतर के मध्य भारत भूमि स्थित है, इसके चारों ओर कौन सा सागर है, कौन से पर्वत है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम भारत के भूगोल, इसकी भौतिक संरचना और इसकी स्थिति के आधार पर करेंगे। सेकेंड है आपका अफवाह तंत्र। अफवाह का मतलब होता है बहाव। तो जो हमारी भारत की प्रमुख नदियां हैं उनका अपवाह तंत्र क्या है। जैसे हमारी गंगा नदी है, कहां से निकलती है और कहां गिरती है, बीच बीच में वो किन किन नदियों से मिल जाती है, उसमें कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है, वो उसका उद्गम कहां पर है, वो कहां पर समाहित होती है, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, किन किन राज्यों से होकर वो बहती है। इन सारी चीजों का अध्ययन हम किसमें करेंगे, आपके अपवाह तंत्र में करेंगे। इसके अलावा झीलें हैं और नदियां और झीलें, इनका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज का अध्ययन हम, इनके नदियों के प्रदूषण का, प्रदूषण के रोकने के उपायों का, सबका अध्ययन हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका जलवायु। जलवायु एक वो सिद्धांत है जिसके आधार पर हम देखते हैं कि हमारे भारत में ही एक वर्ष में 12 मंथ है और हर मंथ के मौसम में कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी ठंडी आएगी, बरसात आएगी, तो वो क्या होता है, मौसम होता है। और जो कई वर्षों के निरंतर मौसम को एकत्र करके उसके आधार पर डिसाइड की जाती है आपकी जलवायु। जलवायु का मतलब एक लंबे समय के अध्ययन के द्वारा कि जैसे भारत की जलवायु किस प्रकार की है, अमेरिका की जलवायु किस प्रकार की है, भूमध्य सागरीय है, शीतोष्ण है, समशीतोष्ण है, शुष्क है, इस प्रकार की चीजों का संपूर्ण अध्ययन हम आपके जलवायु वाले पोर्शन में करेंगे। इसमें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मानसून, इसकी विशेषताएं, वर्षा का वितरण और ऋतुएं, जलवायु, मानव जीवन। वर्षा का वितरण और मानसून, भारत की लगभग संपूर्ण वर्षा मानसूनी वर्षा होती है, जिसके द्वारा भारतीय किसान खेती करते हैं, उस वर्षा के पानी को एकत्र करके पीने का पानी भी मिलता है। तो ये मानसून कैसे उठता है, कैसे बारिश होती है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम करेंगे इस लेक्चर में। फिर अगला है आपका प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पतियां आप अपने चारों ओर देखते हैं, कई कई प्रकार के पेड़ होते हैं। तो जब जंगलों में आप जाएंगे, नदी किनारे जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, हर जगह की वनस्पति में चेंज होता है, एक अलग प्रकार की होती है। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम इसमें वनस्पतियों के प्रकार देखेंगे, धरातल देखेंगे और जलवायु के आधार पर उनमें क्या विविधता पाई जाती है कि पहाड़ों पर कैसी वनस्पतियां होती हैं, मैदानी भागों में कैसी वनस्पतियां होती हैं, नदी के किनारे कैसी वनस्पतियां होती हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। फिर उनके संरक्षण का, उनके वितरण का और उनके संरक्षण के कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं, इन चीजों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। फिर हम आते हैं हमारे वन्य जीव। हमारे वन्य जीव बहुत सारे ऐसे हैं जो संकट में हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिनका संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। जैसे हमारे शेर, चीता, बाघ, आपके एक सींग वाला गैंडा जो आपके असम में पाया जाता है, इन सबको बहुत ही ज्यादा मात्रा में संरक्षित करने की आवश्यकता है। जैसे आपका ये हाथी है, अभी कल की एक घटना है,
आप लोगों ने न्यूज में पढ़ी होगी, टीवी में देखी होगी, केरल में एक हथिनी को अनानास के साथ बम भर के खिला दिया गया और वो विस्फोट के कारण मर गई। तो इस प्रकार के तत्वों से, शिकारियों से, बदलते मौसम से हमें इन वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि हमारी अगली पीढ़ियां इन्हें देख सकें। हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, भोजन श्रृंखला है, वो बनी रहे। इसके लिए हमें इन जीवों के संरक्षण की आवश्यकता है। अगला टॉपिक है जनसंख्या। तो जनसंख्या के मामले में तो आप एकदम टॉपर है, वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन ला के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये हमारे देश की बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है, जनसंख्या। अब इस जनसंख्या को हम दो टाइप से देख सकते हैं। एक तो पॉजिटिव, मानव संसाधन के रूप में, कि इतनी विशाल जनसंख्या जब वर्क करेगी, काम करेगी, तो हमारे देश की जीडीपी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करेगी। अगर समस्या वहीं पर दूसरी भी है कि इतनी विशाल जनसंख्या को रोजगार कहां से दिया जाए, इतनी विशाल जनसंख्या को रहने के लिए जमीन कहां से आएगी, खाने के लिए भोजन कहां से आएगा। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, ठीक, जिनमें जनसंख्या का आकार, विभिन्न क्षेत्र, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उसका वितरण, आयु और लिंग, किस आयु वर्ग के लोग कितनी ज्यादा मात्रा में हैं, किस लिंग के लोग, मतलब लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के ज्यादा हैं, वृद्ध ज्यादा हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन हम क्रमबद्ध तरीके से करेंगे इस चैप्टर में। फिर हमारी जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है और कुपोषण, जो बच्चे हैं कुपोषित हो जाते हैं, उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में आपका अध्ययन करेंगे। यह आपका मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए दिया गया है। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है सिविक्स, नागरिक शास्त्र। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? पहला पार्ट था आपका सोशल साइंसेस में हिस्ट्री, सेकंड ज्योग्राफी, तीसरा टॉपिक है आपका नागरिक शास्त्र, सिविक्स। सिविक्स में हम क्या पढ़ते हैं? नागरिक शास्त्र का मतलब ही है, नागरिक मतलब सिटीजन, मतलब एक व्यक्ति जिसे किसी देश की नागरिकता प्राप्त होती है, किसी देश का निवासी। अब उसमें क्या है? शास्त्र। तो वो शास्त्र या वह विषय जो इन चीजों का अध्ययन करता कि एक नागरिक के अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, उनकी शासन व्यवस्थाएं क्या होंगी, इन सारी चीजों का अध्ययन हम करते हैं आपके नागरिक शास्त्र में। तो इसका पहला चैप्टर कौन सा है? समकालीन विश्व में लोकतंत्र। अब समकालीन विश्व कौन में, जैसे समकालीन का मतलब जो आज का समय हमारा चल रहा है, इसमें लोकतंत्र की क्या स्थिति है, ठीक, किन किन देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, लोकतंत्र है, कहां पर निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें कार्य करती हैं, इसका अध्ययन हम समकालीन विश्व में लोकतंत्र के चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। अब इसमें हमें लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र के मैप्स, लोकतंत्र के विस्तार की किन किन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है, और विश्व में लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सारी चीजों का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। इसी से रिलेटेड आपका दूसरा चैप्टर है लोकतंत्र क्या और क्यों। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि लोकतंत्र आखिर है क्या और उसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपने देश में उत्थान चाहते हैं। जैसे प्राचीन समय में क्या होता था? बड़े बड़े राजा होते थे, महाराजा होते थे और वो शासन करते थे। अब वो व्यवस्था चेंज हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है? प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो अब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिभाषा क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और इसका अर्थ क्या है, इन सारी चीजों का हम अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। तीसरा आपका टॉपिक है संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे तथ्य हैं और बहुत सारी कपोल कल्पनाएं जो मार्केट में उड़ा दी जाती हैं। ठीक, इसने संविधान बना दिया, उसने उठा के रख दिया, इन सारी भ्रांतियों का, इन सारी चीजों का अध्ययन हम आपको कराएंगे संविधान के निर्माण में। कैसे आपका संविधान बनाया गया, कैसे संविधान को बनाने वाली संस्था का निर्माण हुआ, उस संस्था में कौन कौन से लोग थे, उसके निर्माण की क्या प्रक्रिया थी, इन सारी चीजों का अध्ययन हम करेंगे आपके संविधान निर्माण के टॉपिक के अंतर्गत। नेक्स्ट है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति में
हम प्रतिनिधियों का चुनाव क्यों करते हैं? चुनावी राजनीति से तो आप सब परिचित होंगे। हो सकता है आप में से, अभी तो खैर आप लोग छोटे बच्चे हैं, अभी आप लोग वोटिंग नहीं किए होंगे। कोई किया है क्या? तो खैर अगर किसी ने किया भी है तो उसे अनुभव होगा, बाकी अभी आप लोग थोड़ा छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे 2-3 साल में आप लोग वोट करेंगे। फिर भी आप लोग अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ में गए होंगे वोटिंग बूथ में, पोलिंग बूथ में। वहां आप लोगों ने देखा होगा कैसे वोट पड़ता है, कैसे चुनाव होते हैं। वैसे सबसे बेसिक चीज हम आपको बताते हैं। आप लोग अपनी क्लास में हैं, ठीक है, आपकी क्लास में मॉनिटर का चुनाव होता है ना। मॉनिटर का चुनाव कैसे करते हैं? सब लोग अपने अपना हाथ खड़ा करके चुनाव कर लेते हो। तो इसी तरह जैसे आपका ग्राम प्रधान चुना जाता है, जैसे आपके विधायक चुने जाते हैं, जैसे आपके सांसद चुने जाते हैं, इन सब का चुनाव होता है। अब इन सब के चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको तो आप वैसे ही समझ सकते हैं ना, जैसे आप अपनी क्लास में मॉनिटर चुनते हैं। उसी तरह से एक विकसित रूप, बड़ा रूप है प्रधान का चुनाव, विधायक का चुनाव और सांसद का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक, इन सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन हम इस चुनावी राजनीति में करेंगे। ठीक, कि हम इन प्रतिनिधियों को क्यों चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंदिता क्यों है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलती लड़ती रहती हैं, तो ये सब क्यों है, इसका अध्ययन हम करेंगे आपकी चुनावी राजनीति के टॉपिक में। फिर है आपका संस्थाओं की कार्य प्रणाली। आपके देश में जैसे आपका घर भी एक संस्था है, उसकी भी एक कार्य प्रणाली है। कौन से काम मम्मी करेंगी, कौन से काम पापा करेंगे, कैसे घर में धन आएगा, कैसे घर चलेगा। ठीक, जैसे आपका विद्यालय है, विद्यालय भी एक संस्था है। जैसे विद्यालय की संस्था के हेड कौन से हैं? आपके प्रिंसिपल सर हैं, फिर आपकी क्लास टीचर होते हैं, फिर बाकी टीचर्स होते हैं। तो ये जो संस्था है, इसी प्रकार से देश हमारा जो है ये बहुत बड़ी संस्था है। इसके अंतर्गत छोटी छोटी संस्थाएं जिनके माध्यम से हमारा संपूर्ण देश चलता है। इसकी प्रक्रियाएं चलती हैं, शासन व्यवस्था चलती है, आपकी सड़कें, हवाई जहाज, रेल मार्ग, ये जो सब बनते हैं किन्हीं न किन्हीं संस्थाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है, इनका परिचालन होता है और इनको सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो इसमें हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। ये संस्थाएं कैसे बनती हैं, कैसे वर्क करती हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है आपका लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार पहला क्या है? हमें संविधान में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आप घर में भी अपने कुछ अधिकार बना लेते हैं। कि जैसे हम इस बेड में सोते हैं, अब इस बेड में मेरा अधिकार है, तो उसके पीछे एक तर्क होता है। जैसे हमारा देश है तो देश में नागरिकों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। अब वो अधिकार किस बेस पर मिले हैं, किस आवश्यकता के द्वारा मिले हैं, किस संस्थान द्वारा दिए गए हैं, कौन उसे लागू करता है, कौन उन्हें संरक्षित करता है, इन सारी चीजों की डिटेल हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक, सेकंड क्या है? भारतीय संविधान में नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौलिक अधिकार क्या है? हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, इनको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यायपालिका किस प्रकार से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारत में जो है, भारत में और अमेरिका में भी न्यायिक मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो न्यायपालिका जो है हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। ये सारी डिटेल चर्चा हम आपके इस चैप्टर के अध्ययन के दौरान करेंगे। फिर आपका यहां से खत्म होता है सिविक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। ये सिक्के देख रहे हैं ना, सबके गुल्लक में कितने कितने रुपए पड़े हैं, थोड़ा बहुत निकाल कर हमारी ओर ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम ये देखते हैं, जैसे आपका घर है छोटा सा, ठीक, उस घर में रुपया कहां से आता है, कौन कमाता है, कैसे कमाता है, फिर उस रुपए को कैसे खर्च करना है, कितनी बचत करनी है, कितना हमें इन्वेस्ट करना है कहीं पर, यही होता है अर्थशास्त्र। आपके घर का छोटा अर्थशास्त्र है। पूरे देश का देखेंगे, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी जीडीपी है। इन सारी चीजों का कि जीडीपी क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, मुद्रा क्या होती है, विनिमय क्या होता है,
ये सारी डिटेल चीजें हम इसमें कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। आपके इस चैप्टर में क्या है, पालमपुर के गांव की ये कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक लेन देन किस प्रकार से होता है, लोग आपस में एक दूसरे से कैसे करते हैं, दुकान में कैसे करते हैं, अन्य देशों के साथ अर्थव्यवस्था का हस्तांतरण या विनिमय कैसे किस प्रकार से होता है। तो इन चीजों का अध्ययन हम भूमि, पूंजी, श्रम, सारी चीजों की डिटेल स्टडी करेंगे आपके इस चैप्टर के अंतर्गत। आपका नेक्स्ट है जनसंख्या संसाधन के रूप। अभी देखिए, हम ज्योग्राफी में एक चैप्टर था ना आपका जनसंख्या, तो जनसंख्या के हमने आपको दो टॉपिक बताए, दो पहलू हैं। एक पहलू क्या है कि जनसंख्या इतनी विशाल मात्रा में होना एक समस्या है, और वहीं पर उसका एक पॉजिटिव वे ये भी है कि हमारे पास बहुत ज्यादा लोग वर्क करने के लिए हैं। तो वही जो हमारे पास वर्क करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, वो क्या है, हमारे जनसंख्या संसाधन के रूप में। हम अपनी जनसंख्या को एक संसाधन बना दें और उसका हम अपनी प्रगति में उपयोग करें। इसमें जनसंख्या किस प्रकार से संसाधन या संपत्ति हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, कहीं वर्क करता है, ठीक, तो वो वर्क कर रहा है, वहां से कुछ अर्न कर रहा है, तो इस प्रकार से वो एक प्रकार का संपत्ति हो गया, धन हो गया। पुरुषों और स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक कार्य, स्त्रियां हैं, कुछ विशेष सेक्टर ऐसे हैं जहां पर वर्क करने के लिए स्त्रियों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर पुरुषों को दिया जाता है। हालांकि पुरुषों के लिए अब ऐसा कोई विशेष क्षेत्र नहीं बचा जहां पर उनका वर्चस्व हो, मगर स्त्रियों के लिए कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उन्हें ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जैसे आपके चाय के बागान है, चाय के बागानों में क्या होता है, पत्तियां वगैरह चाय की तोड़ने के लिए स्त्रियां इन कामों में अधिक कुशल होती हैं और अधिक कुशलतापूर्ण एवं शीघ्रता से इन कार्यों को संपन्न कर पाती हैं। तो स्त्रियों और पुरुषों की सहभागिता किस प्रकार से होती है, कितनी मात्रा में होती है। इसके अलावा महिलाओं द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, उनका कार्य, उनका भुगतान, मानव संसाधन की गुणवत्ता। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे मानव संसाधन की गुणवत्ता कितनी है। हमारे देश में मोदी जी ने भी वो चलाया था ना, स्किल्ड इंडिया। तो हमारे देश में स्किल्ड लोगों की बहुत ही ज्यादा मात्रा में कमी है। उसका एक कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था का स्किल्ड बेस्ड ना होना भी है। तो इसीलिए तमाम स्किल बेस्ड तमाम प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिनके द्वारा जनता को, लोगों को स्किल्ड किया जाता है, उन्हें एक स्किल में पारंगत किया जाता है, जिससे उस वर्क को अच्छी तरह से कर सके। ये होता है हमारा स्किल्ड लेबर। ठीक, फिर सामाजिक एवं राजनीतिक निहितार्थ, जो हमारे लोग होते हैं उनके सामाजिक, राजनीतिक, बेरोजगारी का, गरीबी का, इन सब के क्या निहितार्थ होते हैं, इसकी चर्चा हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। फिर आता है आपका निर्धनता। निर्धनता आप लोगों ने अभी देखा, कोरोना के इस दौर में बहुत सारे आपने निर्धन लोगों को भूखे देखा होगा, पैदल चलते देखा होगा, मजदूरों को सॉरी। तो इन सब की स्थिति के बारे में, इनकी निर्धनता के कारण क्या है, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस सब का अध्ययन हम आपके इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। फिर आपका ये चारों टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपके सोशल में जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट्स को पूरे सिलेबस के साथ हमने आपको बताया किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी डिटेल हमने आपको दे दी है। अब यहां पर ये कुछ चीजें हैं आपकी मैपिंग से रिलेटेड। ठीक, किस टॉपिक से कितने मैपिंग के क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको हम आपको लास्ट क्लासेस में बताएंगे। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उसके अंतर्गत मैपिंग से रिलेटेड जो जो भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जलवायु है, तो समान जलवायु वाले क्षेत्रों को मिलाते हुए जो मानचित्र बनेगा, उसके द्वारा हम आपको मानचित्र के माध्यम से भूगोल का अध्ययन कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका मानचित्र का पोर्शन है पूरा का पूरा। फिर आपका प्रोजेक्ट कार्य है जो 30 मार्क्स का है, और इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। अब इस सिलेबस के पश्चात हम आपको चाहते हैं, हम आपको स्टार्टिंग में लोकतंत्र के चैप्टर से आपको पढ़ाना प्रारंभ करें। तो
आपका सिविक्स का जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। आइए छोटी सी बेसिक चीज हम उसके बारे में देखते हैं। यह आपका पहला अध्याय है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। अब आप सोचेंगे कि लोकतंत्र क्या है? लोक धन तंत्र। लोक मीन्स क्या होता है? जनता। तंत्र मीन्स शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? जनता का शासन। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। जो आपका डेमोक्रेसी शब्द है ये यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है, और डेमोक्रेशिया यूनानी में इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है डेमोस और दूसरा है क्रेशिया। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। लोकतंत्र के बारे में सबसे अच्छी परिभाषा दी है अमेरिका के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अब्राहम लिंकन, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। मतलब इसमें जनता ही अपने शासकों को चुनती है, उन्हीं जनता के बीच में से लोग निकलकर शासन करते हैं और उसी जनता के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला लेक्चर था क्लास 9th के सिलेबस के साथ आपके सामाजिक विज्ञान विषय के। ठीक है, इस सिलेबस में आपको सारी चीजें विस्तार से बताई गई। फिर भी अगर कोई चीज रह गई हो जो आपकी समझ में आई हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में उन सारी चीजों को डिटेल से पूछिए, उनके जवाब आपको दिए जाएंगे। साथ ही हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।